हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कैश फार्मर। कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर फाइन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा था मीन या अर्थमेटिक मीन जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें दो टाइप्स मैंने बताए थे आपको। एक तो था अनग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, और दूसरा था ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने ग्रुप्ड डाटा में आपको पढ़ाया था डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन हम ग्रुप डाटा तो है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज का हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लेक्चर 3 है हमारी इस चैनल पे, पर्टिकुलरली फॉर योर बायोस्टैटिस्टिक्स। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। देखो, हमें पता है कि कल मैंने बताया था आपको कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अनग्रुप्ड डाटा में मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज इक्वल टू, जस्ट सेकंड प्लीज, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो अर्थमेटिक मीन है अनग्रुप डाटा में, वो है इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, मीन्स सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ के वी कैन से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर और एक चीज़ डिस्क्रीट सीरीज में मैंने बताई थी, जब फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आता था उसमें मैंने बताया था जो भी आपका क्या है ऑब्जर्वेशन से, उसमें आपको वेरिएबल तो देखना ही देखना है और फ्रीक्वेंसी देखोगे उस वेरिएबल की कितनी है। मैंने क्या बताया था? मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और एन का वैल्यू मैंने बताया था समीशन ऑफ एफ, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो, अर्थमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज इन ग्रुप्ड डाटा। देखो यहाँ पे क्या होता है, आप कंसिडर कर लो एक कंटिन्यूस क्लास है हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसका देखो कैसे है वो कंटिन्यूस मीन जो कंटिन्यू चल रहा है, जो ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो, ये मान लो कि ये कंटिन्यूस सीरीज है x0 टू x1, x1 टू x2, x2 टू x3 अप टू xn। ये जो x है ना, ये वेरिएबल से इसका चेंज हो सकता है वैल्यू, ठीक है। ये 1 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर ये तो एक जो है ना, एक जो मैंने इंसर्कल किया है, ये एक क्लास है, ये क्लास है, ठीक है। हर एक क्लास का अपना अपना फ्रीक्वेंसी रहता है, हर एक क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है। जो क्लास 1 होगा ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? F1 होगा। और सेकंड क्लास की F2 कॉरस्पॉन्डिंग है फर्स्ट क्लास की F1, सेकंड क्लास की F2, थर्ड क्लास की F3, फोर्थ क्लास की F4 एंड अप टू एन क्लास की Fn, ठीक है। अब स्टेप्स देखने हैं आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज का मीन, अर्थमेटिक मीन। देखो कुछ स्टेप्स रहते हैं, ये आपको ध्यान से याद रखने हैं। देखो स्टेप्स क्या क्या, पहले आपको क्या करना है, इवॉल्वेट मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट देखना है। डिस्क्रीट सीरीज में मिड पॉइंट का कंसेप्ट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में मिड पॉइंट का कंसेप्ट आता है ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास का पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है। ये अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा नीचे, आपको खुद में समझाऊंगा कि मिड पॉइंट क्या रहता है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है, पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? एम से, ठीक है। फिर सेकंड सेकंड क्या है? प्रोडक्ट निकालना है आपको। मैंने अभी कहा क्लास जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो आपने मिड पॉइंट निकाला ना, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। और फिर उसको लास्ट पे सम करना है। जो प्रोडक्ट इनका निकला ना, एम और एफ का, मीन्स मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट निकला आपने, उसको आपको लास्ट पे सम करना है। उसको कहेंगे हम समीशन ऑफ व्हाट? एफ एंड एम। होप यहाँ तक सेकंड पॉइंट भी आप क्लियर हो। अब थर्ड पॉइंट देखो, फिर लास्ट पे क्या करना है? डिवाइड द टोटल, जो भी टोटल आपको मिला समीशन ऑफ एफ, ठीक है, बाई, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस एन, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो सम हो गया ऑब्जर्वेशंस का, डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तभी तो मीन आएगा ना। देखो क्या करना है। अब लास्ट पे कल भी मैंने बताया था, समेशन ऑफ एफ जो होता है ओनली फ्रीक्वेंसीज का सम, वो किसके? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या एन के बराबर में आता है, याद रखना। इस एन का क्या मतलब हुआ? इस एन का मतलब हुआ समेशन ऑफ एफ, ठीक है। होप यहाँ भी आपको समझ आएगा। देखो क्या फॉर्मूला रहता है इसका, कंटिन्यूस सीरीज में क्या रहता है? मीन किसके बराबर में रहता है? समेशन ऑफ एफ एक्स। जो आई है ना, ये लिमिट है 1 टू एन, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई का वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा आपको सम करते जाना है, ठीक है। फिर किसके बराबर? समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। पहले एफ निकालना है, फिर एक्स, एक्स मीन्स मिड पॉइंट। यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में एक्स इज इक्वल टू मिड पॉइंट, ठीक है। इसको सम कर मल्टीप्लाई करना है आपको, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। फिर उसको उस प्रोडक्ट का आपको सम निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। पहले पहले प्रोडक्ट करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर दैट लास्ट पे आपको सम करना है, याद रखना। डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ जो किसके बराबर में रहता है? एन के बराबर में रहता है। समेशन ऑफ एफ एन के बराबर, यहाँ यू मैं कह सकता हूँ जो मीन है वो किसके बराबर में है? दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। होप ये भी आपको समझ आया होगा।
ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, इसके द्वारा मैं आपको ये समझाता हूँ पूरा कंसेप्ट। देखो क्या है, हमें एक डाटा दिया गया है नीचे, नीचे हमें ये कंटिन्यूस, देखो कैसे कंटिन्यूस सीरीज मैं भी बता रहा हूँ ना, जो कट नहीं हो रहा हो, जो कंटिन्यू चल रहा हो। 10 to 20 है, फिर 20 to 30 है, फिर 30 to 40 है। देखो यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो इसका ना अपर लिमिट, वो इसका फर्स्ट वैल्यू है, कंटिन्यू चल रहा है। फिर इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, या आप कह सकते हो कि अपर लिमिट, वो इसका लोअर लिमिट है, कंटिन्यू चल रहा है, 30 to 30 चल रहा है। अगर कहीं पे लिखा होगा 29, फिर नेक्स्ट क्लास में 30 होता, तो मैं कहता ये डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पे क्या है कंसेप्ट, यहाँ पे कंटिन्यू 29 और 30 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। होप ये भी आपको समझ आएगा। देखो क्लास इंटरवल है कंटिन्यूस सीरीज में, ये भी आपको वहाँ पे पहचाना जब आपके क्वेश्चन पेपर्स में आएगा ये क्वेश्चन। देखो क्लास इंटरवल में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन। फिर फ्रीक्वेंसी, हर क्लास की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, इसकी 3 है, इसकी 5, इसकी 10, इसकी 15, इसकी 5, इसकी 12। देखो आपको क्या बताया गया, इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। देखो आपको क्या करना क्या है, क्लास लिख लिए या क्लास इंटरवल जिसे कहते हैं, पहले टॉपिक में मैंने पढ़ाए थे, पहले इसमें लेक्चर में, ठीक है। क्लास इंटरवल आपने बिल्कुल ऊपर जैसे दिए गए थे वैसे ही लिख लिए, ठीक। अब इसका क्या करना है, इस क्लास का आपको सबसे पहले मैंने ऊपर बोला कि मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या रहता है इस पर्टिकुलर क्लास, इस पर्टिकुलर क्लास का, ये जो क्लास है ना, इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में मैंने कल भी बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो अपर लिमिट होती है ना, अपर बाउंड्री, उसको लोअर बाउंड्री, और ये जो है ना, ये इसको इसके साथ माइनस करेंगे, वही है ना, माइनस डिवाइड बाई करेंगे क्या, 2, वही करेंगे ना, वही है ना शायद, नहीं एक सेकंड, देखो 20 माइनस 10 कितना बनेगा, 10, वो तो नहीं बनेगा ना। देखो क्या करना है, इसको प्लस करना है, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। देखो क्या करना है, ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है, जस्ट ए सेकंड प्लीज, देखो क्या करना है आपको, ये जो क्लास है ना यहाँ पे, देखिए ये जो क्लास है ना, इसका मिड पॉइंट यानी मिड वैल्यू लेना है आपको। क्या करना है, देखो जो दोनों लिमिट्स है ना, 20 प्लस 10 करना है आप, डिवाइड बाई 2। कल इसकी फॉर्मूला मैंने बताई, 10 30 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 15। मतलब इस क्लास की क्या मिड पॉइंट आएगी, 15 आएगा। सिमिलरली मीनस क्या है, इन दोनों का बीच का वैल्यू लेना है। 20 to 30 का जो बीच का वैल्यू पड़ता है दैट इज 25, 30 to 40 का 35, 40 to 50 का 45 एंड सो ऑन। फिर ये तो मिड वैल्यू आपने निकाली, एम निकाली। अब फ्रीक्वेंसी ऊपर दी गई है, सिमिलरली अपने क्लास के सामने अपनी फ्रीक्वेंसी, सिमिलरली अपनी क्लास के सामने अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने क्लास के सामने अपनी फ्रीक्वेंसी लिख दी आपने। अब एफ एम निकालना है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अपने वाले को अपने वाले के साथ। जब हम 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 45, 25 को 5 के साथ 125, 35 को 10 के साथ 350, 45 को 15 के साथ 675 एंड सो ऑन। फिर लास्ट पे क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका सम निकालना है, समीशन ऑफ एफ, तभी तो आपका एन आएगा ना। वही बात है, पहले समीशन ऑफ एफ निकालो, 50 आ गया, एन के बराबर आ गया। फिर ये जो एफ एम है ना, इसको सबों को सम करो, सबों को सम करते जाओ, सबों को सम करते जाओ। जब आप सम करोगे ना, जो लास्ट पे वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी इक्वल टू द समीशन ऑफ एफ एम। कितना आएगा, 2250, 2250, ठीक है। अब चलते हैं आगे, करते हैं इसमें अपनी फार्मूला पुट। देखो क्या है, ऊपर मैंने फार्मूला बताई थी क्या, मीन किसके बराबर में रहता है, समेशन ऑफ एफ एम, जो वैल्यू यहाँ पे आई, समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। देखो क्या, ये वैल्यू डिवाइड करेंगे इसको, ये वैल्यू, बस सिंपल है, 2250 अपॉन 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आंसर आएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है, देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो पहले एम लेते हैं, एम को सॉल्व करते हैं, फिर समेशन ऑफ एम निकालते हैं, फिर इसका समेशन ऑफ एफ निकालते हैं, फिर इनको प्लस करते हैं। वो गलत, वो रॉन्ग गए। वैसे नहीं करना है आपको, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करना है, एफ एम निकालना है, फिर एफ एम का समेशन निकालना है। बस ये चीज़, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं। फिर अभी तो आपने पढ़ा बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मेथड, कैसे हम सॉल्व करते हैं, मीन कैसे निकालते हैं हम अनग्रुप्ड डाटा का, कंटिन्यूअस सीरीज़ का, डिस्क्रीट सीरीज़ का, ये तो आपने अभी तक। अब इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, निकालो। वो बोलता है कि निकालो जी, आप निकालो अरिथमेटिक मीन, लेकिन डायरेक्ट बेसिक मेथड से नहीं, शॉर्टकट मेथड से निकालो। अभी शॉर्टकट मेथड क्या चीज़ है, देखो क्या है, देखो शॉर्टकट मेथड क्या है। जब हमें फ्रीक्वेंसीज किसी क्लास की, यहाँ वेरिएबल, वेरिएबल बहुत ज़्यादा उनका वैल्यू हो, लार्ज वैल्यूज़ हो, उस टाइम पे हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे कैलकुलेट करना, ठीक है। मतलब जब हमारी फ्रीक्वेंसी या वेरिएबल्स लार्ज वैल्यू की हो, उस टाइम पे शॉर्टकट मेथड हम यूज़ करते हैं। इस टाइम पे जो मीन होता है ना, मीन बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। अगर हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ हो,
फ्रीक्वेंसी की, तो हम मीन कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत आती है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। और इस शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है, वो आता है एज्यूम्ड मीन का। ठीक है, यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ता है मीन, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कैसे करना पड़ता है। ठीक है, देखो चलो आगे, देखो क्या होता है आगे। एक चीज़ यहाँ पे पहले लेते हैं हम अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा देखो, यहाँ पे मीन का क्या फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला बनता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस क्लास में, ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन। अब आप सोचोगे ए क्या है भाई, डी क्या है, एन तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये मैं आपको नीचे बताता हूँ क्या है। ए जो है ना, ये एज्यूम्ड मीन जिसकी बात मैंने ऊपर की, एज्यूम करते हैं हम खुद, अभी मैं नीचे सिखाऊंगा आपको एग्जांपल में कैसे एज्यूम करते हैं। एन जो है ना वो नंबर ऑफ आइटम्स है, ये तो पता ही है आपको। अब डी जो है ना, डी ये रहता है एक्स माइनस ए का वैल्यू, याद रखो यहाँ पे एक्स, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स क्या है, एक्स आपका वेरिएबल है, जो भी है, जो भी है, चाहे क्लास हो, मिड पॉइंट, जब कंटिन्यूस सीरीज मिड पॉइंट, उस टाइम पे मिड पॉइंट हम कंसिडर करते हैं एक्स। ठीक है, अब एक्स जो है ना, एक्स वो एनी वेरिएबल है, एनी ऑब्जर्वेशन है, उसका वैल्यू है। ठीक है, अब ए जो है ना एक्स माइनस ए हमारा एज्यूम्ड वैल्यू है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इस डी को डिविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, मीन्स डिविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम ए। याद रखना, कभी डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, बताओ कि डी किसके बराबर में रहता है, डी रहता है एक्स माइनस ए के बराबर में, याद रखियो। अब चलते हैं आगे, अब इसके भी स्टेप्स हैं, ये तो अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा का मीन कैलकुलेट बाय शॉर्टकट मेथड हम कैसे करते हैं, स्टेप्स याद रखना बस। स्टेप 1, आप वेरिएबल को डिनोट करते हो बाय एक्स, सिंपल सी बात है, जो भी वेरिएबल है ना उसको एक्स मान लेते हो। सेकंड, टेक एनी आइटम ऑफ सीरीज प्रेफरेबली द मिडल वन। अब आई बात एज्यूम्ड मीन की, जो भी सीरीज आपकी दी गई हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल डाटा हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, जो भी वहाँ पे मिडल टर्म हो ना, मिडल टर्म अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो मिडल वैल्यू हो, पोजीशन के हिसाब से नहीं, पोजीशन के हिसाब से नहीं, मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो भी मिडल टर्म हो ना, नॉट मैग्नीट्यूड के हिसाब से, नॉट बाय पोजीशन बट बाय मैग्नीट्यूड। याद रखना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो मिडिल टर्म हो ना, उसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे आपको। अब थर्ड पॉइंट क्या है, टेक डिफरेंस, फिर डिफरेंस निकालने, जो हमारे पास एक्स था उसको माइनस करेंगे विद एज्यूम्ड मीन, वो आएगा आपका डी डिफरेंस। उसके बाद सम करना है आपको, जितने भी डी के वैल्यू आएंगे उनको आपस में सम करना है, समेशन ऑफ डी निकालना है। उसके बाद फार्मूला, जो फार्मूला मैंने ऊपर दिखाई आपको अभी, ये वाली फार्मूला, ये वाली फार्मूला ये आपको पुट करनी है। अब चलो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने, क्योंकि आज मैं मीन जो है पूरे का पूरा कवर करने वाला हूँ। अब आप सोचोगे कि सर कोई कई यूट्यूबर्स हैं, कहीं पे यूट्यूब पे हमें मिलता है कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स हैं, लेकिन वो बस ऊपर से आपको पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने खुद एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में आपके, मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। हो सकता है कि लेक्चर जो है वो लंबे हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है, कोऑपरेट करना है, बस वीडियो देखते जाना है, आपको समझते जाना है। ये मैथमेटिकल, इसमें बस समझने में टाइम लगता है, फिर करने में टाइम नहीं लगता। एक बार आप समझ गए, समझ लेना कि आपने जो भी मार्क्स इसके आए होंगे वो आप पा ही लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसी अनग्रुप्ड का यहाँ पे क्या है एग्जांपल है। ठीक है, देखो फाइंड मीन, देखो ऐसे आता है क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये जो दिया गया ना यहाँ पे, ये वीट है किनका, स्टूडेंट किस में, केजी में, याद रखना। देखो ये हमें है ना, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 67, 69, 66, 68, 63, 76, 72, 74, 70, 65। ठीक है यहाँ तक। अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड। देखो क्या करेंगे हम पहले एज्यूम, मैंने कहा एज्यूम करना पड़ता है मीन को, हम एज्यूम करेंगे मीन को, ए को हम एज्यूम करेंगे कितना, 68। देखो कैसे करते हैं एज्यूम, आपको पता है इस सीरीज में पूरा देखो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसमें, देखो 65 है, 70, 74, 72, 70 है, ये 63 मुझे लग रहा है सबसे छोटा वैल्यू है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से सबसे छोटा 63 है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकालना है आपको। ठीक है, फिर सबसे बड़ा देखो, बड़ा देखो यहाँ से देखो 67 है, 69 है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है ना 76 है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा 63, सबसे बड़ा 76। अब देखो आप कितना रेंज है, 63 टू 76, 63 टू 76, 13 का रेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब 13 नंबर्स इसमें आएंगे। अब 13 नंबर्स, उन 13 नंबर्स में से देखो कि मिडल जो है ना, मिडल यहाँ पे कोई है मिडल ऐसा जो बीच में आ रहा हो, बिल्कुल बीच में आ रहा हो, बिल्कुल। आप क्या पाओगे 63 से अगर हम स्टार्ट करेंगे अप टू 76। ठीक है, जो बीच का आएगा वो मुझे लग रहा है कि 68 आएगा। ये इतना आपको फास्ट रखना है अपनी कैलकुलेशन। देखो अब
मुझे जो मिडिल टर्म आ रही है ना दैट इज 68, मैं इसको एज्यूम करूँगा एज ए, ठीक है, ये एजम्पशन पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्स लूँगा, जो भी मुझे यहाँ पे वैल्यू दिया गया 67 69 इसको मैं एक्स लूँगा, ठीक है। फिर ए मुझे पता है मैंने कितना लिया है 68, अब मैं डी निकालूंगा, डी क्या है एक्स माइनस ए, एक्स को माइनस करो ए के साथ, ए कितना है 68, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इस एक्स को माइनस करेंगे इसके साथ, जो भी वैल्यू आएगा ना वो लिखते जाओ बराबर नीचे तक, ठीक है। जो भी वैल्यूज आएंगे -1 +1 एंड सो और -2 जो भी होगा, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट पे करना क्या है, इस डी का हमें करना है सम, इस डी का करना है हमें सम, इस डी को करेंगे हम सम, इस डी को हम करेंगे सम। जब हम सम करेंगे ना डी का, इस सब का सम करना है, समझ गए, आई होप आप समझ गए। इस डी का आपको सम करना है, जब आप इसका सम करोगे ना नेट आएगा +10, कितना, प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना है, +10 आएगा आपका समेशन ऑफ डी। देखो ये जो समेशन ऑफ डी आया ना +10, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना कितने हैं ये सारे, यहाँ पे तो ग्रुपड नहीं है, अनग्रुपड है, जितने भी आएंगे उसका वैल्यू आएगा n, n कितना है 10 है, समेशन ऑफ डी कितना है +10 है। अब मीन निकालो, क्या फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई n। हमारे पास a क्या है ऊपर एज्यूम्ड वैल्यू 68, समेशन ऑफ डी कितना आया 10 आया, नंबर क्या आया 10 आया, ठीक है। ये ऐसे बनेगा 10 1 1000 10 1000, ठीक है, 1/1 इज इक्वल टू 1, 68 + 1 इज इक्वल टू 69, ऊपर केजी में दिया गया है तो हम केजी में ही वापस लिखेंगे, ठीक। आई होप ये भी आपको समझ आया ही होगा। अब चलते हैं आगे, शॉर्टकट मेथड ही करेंगे अप्लाई, अब किस पे, ग्रुप डाटा पे। ग्रुप डाटा आपको पता है कि दो तरीके की होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक कंटिन्यूस सीरीज होती है, ठीक है। अब ग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला बनती है ना हमारे शॉर्टकट मेथड वाली, वो बनती है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी। यहाँ पे क्या आपको सिर्फ ऐड करना है, एफ करना है, एफ मीनस फ्रीक्वेंसी विद डी मल्टीप्लाई करना है इनको, बस बाकी सेम है जैसे पीछे था अनग्रुपड में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है बस। आपको पता है और एक चीज़, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके बराबर में होती है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है एन के बराबर में। देखो क्या है डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या है, देखो डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, देखो इसको हम डिनोट करते हैं, देखो डिनोट वेरिएबल बाय एक्स, जो भी वेरिएबल इसमें आएगा ना, वेरिएबल जो भी आएगा इसमें डिस्क्रीट सीरीज में मिड वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता है, वो कंसेप्ट इधर होता है कंटिन्यूस में, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स है ना उसको आप डिनोट करेंगे एक्स से, और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप क्या करेंगे एफ से डिनोट, ठीक है। अब पहले डिस्क्रीट पे ही चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कंटिन्यूस। देखो क्या करना है यहाँ पे, आपको मैं डिस्क्रीट की बात करा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, टेक एनी आइटम प्रेफरेबली मिडल वन एंड डिनोट इट बाय ए, जैसे मैं ऊपर बोल रहा था एज्यूमड मीन ले लो, जो मिडिल टर्म होगी उसको एज्यूमड मीन ले लो, और फिर डी को फाइंड आउट करो, डी कैसे एक्स माइनस ए, डी एक्स माइनस ए, एक्स तो आपको यहाँ से पता चलेगा, ए यहाँ से पता चलेगा, एक्स माइनस ए आप कैलकुलेट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी और जिस क्लास का डी है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, एफ इंटू डी, जो भी वैल्यू आएंगे लास्ट पे सबको सम करो, ठीक है, सम करो एफ इंटू डी, फिर यूज़ करो फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताई। अब कंटिन्यूस में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज़ किया ना, वेरिएबल हमने यहाँ पे एक्स यूज़ किया, यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज रहती है ना, इसलिए हम वहाँ पे मिडिल वैल्यू लेते हैं, कंटिन्यूस सीरीज का क्लास का मिडिल वैल्यू एम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है हर क्लास का, ठीक है। अब आगे चलो, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है, देखो क्या क्वेश्चन एग्जांपल है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना बाय, देखो वेज दिए गए हैं और नंबर ऑफ पर्सन, मतलब वेज जिस यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल 10 to 20 रेंज है वेज इसका, 20 to 40 रेंज है, कंटिन्यू है ना, 40 to 50 है, 50 to 70 है, 70 to 80 है, 80 to 100 है। आपको क्या करना है, आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। देखो आपको पता है ऊपर ये कंटिन्यूस सीरीज दी गई है मुझे, नीचे क्या है, कितने बंदे इस वाले पर्टिकुलर क्लास में पढ़ते हैं, मीनस उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। आपको क्या करना है, देखो क्या करना है आपको, आप क्लास लिखोगे ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, यही है, ठीक है, लिख लिया आपने, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर दिया गया है। फिर आपको मिडिल पॉइंट निकालना है, इसका मिड पॉइंट 10 to 20 का जो मिड आएगा ना वो 15 आएगा, फिर 20 to 40 है, इसका क्या आएगा 30 आएगा, एंड सो ऑन। आप नीचे भी, ये ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर नंबर ऑफ पर्सन या फ्रीक्वेंसी, वही जो फ्रीक्वेंसी हुई ना, जो फ्रीक्वेंसी ऊपर दी गई है बिल्कुल वैसी ही लिखनी है नीचे, आपको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डी निकालना है। डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए, एक्स जो है ना एक्स मैंने क्या कंटिन्यूस सीरीज में एक्स का क्या बनता है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट बनता है यहाँ पे। आप क्या करोगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या है एज्यूम्ड वैल्यू, देखो एज्यूम्ड वैल्यू क्या हमने यहाँ पे ली 55, देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक, मिड वैल्यू निकालना है, मिड बीच में क्या पड़ता है, आई थिंक कि 55 ही पड़ रहा है, 55 ही पड़ रहा है। अब कुछ बचेंगे बोलेंगे कि 50 नहीं पड़ रहा है, आप ध्यान से देखो, 10 से लेके अगर 1 से होता ना 1 से लेके 100 तक मैं बोलता कि 50 पता है, लेकिन ये 10 से शुरू हो रहा है, जब 10 से होगा तो 55 ही बनेगा एज्यूम्ड मीन। आपको क्या करना है, उस एज्यूम्ड मीन को यहाँ पे लेना है, एक्स को माइनस करोगे एज्यूम्ड मीन, जो भी वैल्यू निकलेगा ना उसको लिखते जाओगे, ये आए डी के वैल्यू, सबके सब डी के वैल्यूज आ गए यहाँ पे,
फिर आपको क्या करना है, फिर एफ डी करना है। एफ फ्रीक्वेंसी जो है उस क्लास की, और उस क्लास की जो डिविएशन है उसको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। अपने अपने क्लास की फ्रीक्वेंसी, अपने अपने क्लास की डिविएशन, वो लिखते जाना है आगे। ठीक है, फिर लास्ट पे क्या करना है, सम करना है, जो भी एफ डी आई है ना उसकी सम। ठीक है, वो बनती है यहाँ पे -130। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हर जगह पे निकालनी ही पड़ती है हमें एन के लिए। ठीक है, समेशन ऑफ एफ कितना है, एन। ठीक है, वो है 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखो एक्स कितना है हमारा, मीन है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन। देखो क्या है, एक्स बार हमें निकालना है। देखो ए का वैल्यू मैंने क्या बोला ऊपर, 55 पुट कर लिया। समेशन ऑफ एफ डी ये -130, ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, -130 डिवाइड बाई 100, ये वाला 100। ठीक है, अब आगे चलो और इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस बनता है। ठीक है, और एक स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। 55 माइनस 130 अपॉन 100, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, फिर जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, ये कटेगा। देखो 130 है ना, डिवाइड बाई 100, जब 100 होगा ना तो 2 के बाद आपको क्या आएगा, पॉइंट आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है 130 अपॉन 100, ये बेसिक मैथ है। देखो 100 है ना नीचे, 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद मतलब 2 के बाद मीनस जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1.30 1.3 जो भी आप लिख लो। 55 को माइनस करो 1.3 क्या आएगा, 53.7 इसका आंसर आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है वो, आपको कैलकुलेटर भी लास्ट पे वहाँ पे ले जाने देते हैं, इसकी टेंशन मत आप लो, ये वहाँ पे हो जाएगा। बस आप मेथड पे ध्यान दो, कैसे करना है, कैसे निकालना है वैल्यू, फिर फार्मूला में कैसे पुट करना है, बस ये ध्यान रखना। फिर और एक मेथड रहता है, और एक मेथड रहता है, ऊपर था शॉर्टकट मेथड, नीचे स्टेप डिविएशन मेथड। इस पर भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऊपर एक कंसेप्ट आया था, एक तो आया था एज्यूमड मीन का कंसेप्ट, और फिर डिविएशन का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आता है, यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है ना उसको बोलते हैं हम कॉमन फैक्टर कंसेप्ट। ठीक है, कॉमन फैक्टर बस ऐसे याद रखना। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट मेथड में पूछेगा, आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक एज्यूमड मीन आता है और आता है डिविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेप डिविएशन मेथड में क्या करना है आपको, स्टेप डिविएशन मेथड में क्या करना है, देखो ये कब यूज होता है, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर इक्वल, जब क्लास इंटरवल इक्वल हो ना, क्लास इंटरवल इक्वल हो मतलब हर एक क्लास जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया वो इक्वल है, उस टाइम पे हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है। ठीक है, ईजी हो जाती है। देखो क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना पड़ता है हमें कॉमन फैक्टर इज टेकन फ्रॉम डिविएशन, ये हम डिविएशन से निकालते हैं, डी से निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो कॉमन फैक्टर रहता है ना, कॉमन फैक्टर ये विड्थ ऑफ द क्लास होती है, मतलब जो परसों मैंने पढ़ा है विड्थ एक क्लास की, वो होता है कॉमन फैक्टर। फिर डी निकालते हैं, डी इज डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर। देखो अभी मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, देखो क्या यहाँ पे मीन जब हम निकालते हैं ना किसके बराबर में रहता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई, ये जो आए ना ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है। मैंने क्या कहा, कॉमन फैक्टर जो है किसके बराबर में रहता है, विड्थ ऑफ द क्लास। जो भी विड्थ होगी ना, मैंने क्या कहा, क्लास इंटरवल सेम होगा, जब क्लास इंटरवल तो विड्थ भी सेम ही होगी ना, विड्थ भी सेम ही होगी ना हर एक क्लास की, वही विड्थ को आपको क्या मानना है, आई मानना है, कॉमन फैक्टर मानना है। देखो क्या करेंगे, आपको पता है डी कितना वैल्यू आता है, एक्स माइनस ए, डी का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए। यहाँ पे तो समझ गए आप। देखो क्या मैंने ऊपर बोला, क्या बोला, डी इज डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर, डी इज डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर। देखो क्या करना है, डी का आपको वैल्यू पता है, डी इज इक्वल एक्स माइनस ए, डी डैश निकालना पड़ता है आपको, जो भी है ना एक्स माइनस ए, इसको डिवाइड करना है विद कॉमन फैक्टर आई, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बस ये फॉर्मूला आप याद रखना, मैं नीचे एग्जाम्पल में बता देता हूँ। एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू किसमें, स्टेप डिविएशन मेथड में, ए एज्यूमड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी, एफ मीन इज फ्रीक्वेंसी, डी मीन डिविएशन, डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप ये कह सकते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई विड्थ। ठीक है, अब आगे चलो। देखो ध्यान से, एग्जांपल है, एग्जांपल क्वेश्चन दिया है मैंने। देखो हाइट मुझे दी गई है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, देखो देखो क्लास है 6 to 62 62 63 to 65 66 to 68 69 to 71 72 to 74। देखो क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे देखूँ ना 60 to 62 कितनी मुझे यहाँ पे इंटरवल है, 60 to 62 तीन की है ना, 60 61 62, फिर 63 to 65 है, 63 64 65, मतलब हर एक जगह पे मुझे सेम देखने को इंटरवल मिल रहा है। अब अगर सेम है ना तो स्टेप डिविएशन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एज्यूमड मीन का कंसेप्ट आता है, एज्यूमड मीन का कंसेप्ट आता है। देखो 60 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 74 पे। अब इसके बीच का वैल्यू ढूंढोगे, 60 to 74 कितना, 14 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 7 आ रहा है। 67 को हम लेते हैं एज्यूमड मीन, मैग्नीट्यूड के हिसाब से एज्यूमड मीन लेते हैं, याद रखना, पोजीशन के हिसाब से नहीं। 67 हम एज्यूमड मीन लेते हैं। अब देखो कैसे बनाना है आपको स्टैटिस्टिकल टेबल। देखो हाइट आपने बिल्कुल क्लास वैसे ही का वैसा ही लिया, अब इस क्लास का मिड पॉइंट लोगे,
क्योंकि एक्स यहाँ पे मिड पॉइंट ही रेफर करता है ना, कंटिन्यू ये है ना, ठीक है। अब मिड पॉइंट लिया आपने, कितना लिया आपने, इसका मीडियम, जो भी बीच वाला वैल्यू आएगा 60 to 62 है, बीच में क्या आ रहा है 61 आ रहा है, लिख लिया, ठीक है। 63 to 65 है, बीच का 64 लिख लिया, मिड पॉइंट लिख लिया। फिर फ्रीक्वेंसी, जो ऊपर वो नीचे, सिंपल, जो ऊपर वो नीचे। फिर डिवीजन एक्स माइनस ए 67 एक्स जो भी ये है, ये एक्स यहाँ पे कंसिडर करना है आपको। फॉर एग्जांपल 61 है, 61 ऊपर पहला वाला माइनस 67 क्या बन रहा है, ये है ना एक्स, माइनस है ना ए, डी किसके बराबर में मिलेगा आपको, 6 के बराबर, लेकिन क्या -6 याद रखना, -6। वैसे ही ये भी कैलकुलेट करना है डी, ठीक है ना। अब ये तो डी हो गया, अब डी बार या डी डैश आपको करना है, डी डैश आपको यहाँ पे निकालना है। देखो क्या डी डैश क्या निकालना है, एक्स माइनस ए तो ये हुआ, यहाँ डी का वैल्यू हम कह सकते हैं ये तो ये हुआ, ठीक है। एक्स माइनस ए का वैल्यू आपको आ गया -6 डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू क्या है, ये तो है ना विड्थ, कितना मैंने कहा 3 का कहा ना मैंने। अब एक्स माइनस ए जो भी आ रहा है ना 6 आ रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल -6 से डिवाइड करेंगे विथ विड्थ, क्या है 3 है, 3 1000 3 2000 क्या आएगा -2, ठीक है। डी डैश ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, -3 है ना, डी हमारा कितना है -3, यानी एक्स माइनस ए कितना है -3, डिवाइड करेंगे विड्थ, यहाँ हम ऊपर जो कॉमन फैक्टर निकालते थे कितना 3 3 1000 3 1000 -1, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ध्यान रखना, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करना है आपस में, प्रोडक्ट निकालना एफ एंड डी डैश का, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना और ये जो डी डैश है, ठीक है ना, आपस में इनका मल्टीप्लाई निकालना है। 15 इंटू -2 -30, 54 इंटू -1 -50, 126 इंटू 0 0, 81 इंटू 1 81 प्लस, लेकिन 24 इंटू 2 48। फिर लास्ट पे सम निकालना है आपको, समेशन ऑफ एफ डी डैश, ये जितने भी आ रहे हैं ना इनको सम करते जाओ, 45 आंसर मिलेगा, याद रखना। और यहाँ से समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 300 का, ठीक है। होप कि ये भी आपको याद रहेगा। अब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 आ गया, समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना आ गया 45। देखो क्या करना है, अब फॉर्मूला पुट करनी है, देखो कैसे, मैंने ऊपर बोला समेशन ऑफ एफ डी डैश 45, ए एज्यूमड मीन 67, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 300, आई 3 विड्थ या कॉमन फैक्टर। अब फॉर्मूला पुट करो, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन। देखो क्या है 67 तो 67 ही है एज्यूमड मीन का यहाँ से, ठीक है। 67 एज्यूमड मीन, 45 एफ डी डैश इसका वैल्यू अपॉन 300, इसका वैल्यू 300, आई इसका वैल्यू जो मल्टीप्लाई में था। देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे ना ये बनेगा 67.045, इसको सॉल्व करने के बाद और इसको सम करो तो बनेगा 67.45। होप कि ये वाला भी आपको समझ आएगा, अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार वीडियो को देखो, रिपीट करके एक बार फिर आपको पक्का ही समझ आएगा, ठीक है। होप कि ये भी आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, आज तो कंप्लीट करना ही करना है। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे जो आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स की बनती है। यहाँ अगर कभी 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो उसको लास्ट में ये भी दिया गया हो, तो बताओ मेरिट्स या डिमेरिट्स या यूजेस क्या रहती है अर्थमेटिक मीन की। सिंपल है, बस थ्योरेटिकल है, अब मैथमेटिकल यहाँ पे नहीं है। अब देखो मेरिट्स क्या रहती है अर्थमेटिकल मीन की, क्या रहती है। देखो सबसे पहले अर्थमेटिकल मीन जो है सिंपलेस्ट फार्मूला इसमें रहती है और ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है, ठीक है। ईजिली समझ आता है बंदा और सिंपल फार्मूला रहती है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा इजी कैलकुलेट करने में भी इजी है। तीसरा रिजिड फार्मूला है। रिजिड फार्मूला मतलब ये होता है कि मेरे पास जो फार्मूला है वही आपके पास भी फार्मूला है। मैं एक स्टेट में बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल आप दूसरे स्टेट में बैठो, आप एक कंट्री में बैठो, मैं दूसरे कंट्री में बैठा हूँ। जब अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू सेम वैल्यू पे भी आप भी अप्लाई करोगी, मैं भी अप्लाई करूँगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा ना फाइनल वैल्यू वो सेम ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा, वैल्यू नहीं चेंज होगा, इसको कहते हैं रिजिड। फिर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जितनी होती है ना, ऑल ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। जो भी हमें वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता था जब मैं अनग्रुप डाटा देता, मैं लिखता था 62 63 69 यहाँ और कुछ, ठीक है। अगर मैं इस 69 को यहाँ पे भी लिखूँ, इस 63 को यहाँ लिखूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यही होता है, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब फिर आगे डिमेरिट क्या है, कुछ इसके डिमेरिट्स भी है। देखो क्या है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ ऑल वैल्यूज आर नॉट नोन।
अगर हमारे पास सब की सब वैल्यूज़ नहीं पता होंगी हमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल 62, 63 जो ऊपर मैं बोल रहा था, 64, 65 फॉर एग्जांपल किसी एक वैल्यू का एक्स दिया गया है, ये हमें ऊपर नहीं दिया गया है। क्या आप यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो? सम है ना ऑब्जर्वेशन का, सम करते जाओ कर, यहाँ क्या करोगे? यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये है कि हर एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू ऐसा हुआ जिसका आपको वैल्यू पता नहीं है, उसका मतलब आप अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते, ये इसका डिमेरिट है। फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैव ग्रेटर इफेक्ट्स, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है ना, उन पे ज़्यादा, उनका ज़्यादा यहाँ पे काम होता है। देखो क्या, जब मैं कंटिन्यूस सीरीज पढ़ाता था, यहाँ मैंने आपको बाउंड्रीज पढ़ाई थी, उस टाइम पे मैंने क्या बोला था, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है ना, लोअर लिमिट और अपर, उन दोनों का ज़्यादा काम होता है। बस ये एक्सट्रीम का ज़्यादा काम होता है। फिर यूजेस क्या रहती है अरिथमेटिक मीन की? देखो प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स में इनका यूज़ होता है। जब हम कभी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे इसको यूज़ करते हैं ना, उस टाइम पे अरिथमेटिक मीन का काम आता है। जब स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं ना प्रैक्टिकल फील्ड में, तो अरिथमेटिक मीन का हमें वहाँ पे काम आता है, उसका हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूज टू कैलकुलेट एस्टिमेट्स, अगर हमें कभी कोई भी एस्टिमेट निकालनी हो, ठीक है, उस टाइम पे हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ का एस्टिमेट, ठीक है। किसी भी चीज़ का हम फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका एस्टिमेट निकालना है हमें, या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उसका एस्टिमेट करने के लिए हमें अरिथमेटिक मीन का यूज़ करते हैं। फिर कॉमनली यूज्ड इन एवरी फील्ड, ये तो कॉमनली हर एक जगह पे यूज़ होता है। आप कुछ भी कर लो कहीं पे, चाहे फार्मास्यूटिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड, कॉमर्स में, अरिथमेटिकल मीन का वैल्यू होगा ही होगा, वहाँ पे उसकी यूज़ होगी ही होगी। होप आपको आज का जो है वीडियो, ये पूरे का पूरा जो भी मैंने इसमें बताया समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन रहे, आपको क्या करना है, बस नीचे कमेंट कीजिए, बस मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी आपकी सजेशन हो रिलेटेड टू वीडियोज़, रिलेटेड टू पढ़ाना, कुछ भी, प्लीज़ डू कमेंट। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर करना प्लीज़, सो दैट बहुत सारे बच्चे जो ऐसे रहते हैं जिनको बायोस्टैटिस्टिक्स इन पर्टिकुलर समझ नहीं आता है, ठीक है, उन तक की वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी इजीली कर पाएँ सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो आई थिंक, और डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।